3 जून 1947 ये वो तारीख थी जब भारत के 40 करोड़ लोगों की आज़ादी का दिन तय हुआ और साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने का नापाक सपना भी पूरा हो गया। इस दिन तारीख तय की गई 15 अगस्त 1947। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए महज 73 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन यह बंटवारा इतना भी आसान नहीं था। जमीन का बंटवारा, कौमों का बंटवारा, दरियाओं का बंटवारा, भारत में पड़े नकदी नोट का विभाजन, इसके अलावा रिजर्व बैंक के तहखाने में पड़ी सोने की ईंटें, मैले कुचैले नोट और भारत के सुदूरतम नागा आदिवासियों के इलाके में पड़ी एक एक डाक टिकट का बंटवारा होना था। नमस्कार, मैं हूं वैभव सक्सेना और आज मैं आपको सुनाऊंगा किस्सा उन तमाम बंटवारे का जो भारत और पाकिस्तान के बीच किए गए थे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का किस्सा बयां किया गया है डोमिनिक लीपियर और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में। इस बंटवारे के लिए 2 अधिकारियों को चुना गया, जिनमें से एक थे एच.एम. पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। इन दोनों अधिकारियों के नीचे कई छोटे बड़े अधिकारी थे, जो अलग अलग जगहों से रिपोर्ट्स बनाकर इन दोनों अधिकारियों के पास भेजते थे। इन रिपोर्ट्स के ही आधार पर ये दोनों अधिकारी बंटवारे की सिफारिशें तैयार करते थे, जिन्हें आगे विभाजन परिषद के पास भेजा जाता था, जिसके अध्यक्ष थे खुद लॉर्ड माउंटबेटन। सबसे पहले इस बंटवारे की मांग की कांग्रेस ने और इस बहुमूल्य संपत्ति की मांग की। वो बहुमूल्य संपत्ति थी देश का नाम भारत। असल में कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसमें उसे भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान रखने की सलाह दी गई थी। कांग्रेस ने तर्क दिया कि पाकिस्तान भारत को छोड़कर जा रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भारत के असल हैसियत के हकदार हम ही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तू मैं हुई पैसों को लेकर। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को सरदार पटेल के घर में एक कमरे में तब तक बंद कर दिया गया जब तक ये दोनों इस नतीजे पर नहीं पहुँचे। खैर, कई दिनों के सौदेबाजी के बाद ये दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि बैंक में पड़ा पैसा और अंग्रेज़ों से मिलने वाले पैसों में से 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और इसके बदले में पाकिस्तान भारत का 17.5% हिस्सा का ऋण चुकाएगा। यही नहीं, भारत के सरकारी दफ्तरों में पड़ी चल संपत्ति में से 80% हिस्सा भारत के लिए और 20% हिस्सा पाकिस्तान के लिए देना मुकर्रर किया गया। फिर क्या था, भारत के हर दफ्तरों में मेज, कुर्सियां और टाइपराइटर की गिनती होनी शुरू हो गई। इन बंटवारे के लिए बहस तो छोड़िए, लड़ाइयाँ तक हुई, लेकिन एक चीज़ के लिए कभी कोई बहस नहीं हुई, वो थी शराब। जितनी भी शराब थी वो भारत को दे दिया जाता और इसके बदले में पाकिस्तान को कुछ धन दे दिया जाता था। लेकिन इसके अलावा एक और सवाल उठा कि समंदर में मारे गए जहाजियों के विधवाओं को पेंशन कौन देगा? क्या सभी मुस्लिम विधवाओं को पेंशन पाकिस्तान देगा और क्या सभी हिंदू मुसलमान विधवाओं को पेंशन भारत की ओर से दी जाएगी? यही नहीं, भारत के 18,077 मील लंबी सड़कों में से 4,712 मील सड़कें और 26,121 मील रेल लाइनों में से 7,112 मील रेल लाइनें पाकिस्तान के हिस्से में आई। जिसके बाद ये बहस छिड़ गई कि इन महकमों की मशीनरी जैसे बुलडोजर, रेल इंजन और बाकी आदि सामान इन दोनों मुल्कों में तय किए गए 80 और 20% के आधार पर बांटा जाएगा, या फिर जिनके हिस्से में जितनी रेल लाइनें और सड़कें आई है उसके आधार पर बांटा जाएगा। इन दोनों मुल्कों में लाइब्रेरी में पढ़े पुस्तकों को लेकर भी दोनों मुल्कों में पेच फंस गया। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिया को भारत और पाकिस्तान में इस तरह बांटा गया कि पहला खंड भारत को दिया गया, फिर दूसरा खंड पाकिस्तान को दिया गया, फिर तीसरा खंड फिर से भारत को दे दिया गया। लाइब्रेरी में पढ़े शब्दकोश को भी भारत पाकिस्तान में आधा आधा फाड़ कर बांट दिया गया। लेकिन इन सब चीज़ों से एक चीज़ को बाहर रखा गया, वो था भारत का गुप्तचर विभाग। भारत के गृह विभाग ने फैसला लिया कि भारत के गृह विभाग में किसी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी और भारत के गुप्तचर विभाग के अफसर इस बात पर अड़े रहे कि इस विभाग की एक फाइल तो छोड़िए, हम सियाही तक पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान एक नया मुल्क बना था तो जाहिर सी बात है कि उसकी नई करेंसी भी छपनी थी, लेकिन उस वक्त भारत में सिर्फ एक ही प्रेस थी जहां पर नोटों की छपाई होती थी।
जो पाकिस्तान से साझा करने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर ही पाकिस्तानी मुहर लगाकर थोड़े वक्त के लिए काम चलाऊ करेंसी बनानी पड़ी थी। यह बंटवारा इतना चरम पर था कि कुछ पाकिस्तानी मुसलमान चाहते थे कि ताजमहल को तोड़वा कर पाकिस्तान भिजवा दिया जाए, तो कुछ हिंदू साधुओं का कहना था कि सिंधु नदी जिसके तट पर बैठकर वेद लिखे गए थे वे किसी भी हालात में भारत को ही मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा नाटकीय विभाजन हुआ वायसराय भवन के अस्तबल में। इन वायसराय के अस्तबल में 12 घोड़ा गाड़ियाँ थीं, जिनमें से तरह तरह की सजावट हो रखी थी। इन वायसराय में मेहमानों को दिल्ली की सैर करवाई जाती थी, जिनमें से 6 गाड़ियों की सजावट सुनहरी थी और 6 गाड़ियों की सजावट रुपहली थी। और इन 6 गाड़ियों की सेट को तोड़ना भी बड़ा दुखद बात होता। इसलिए माउंटबेटन के एडीसी यानी पीटर हॉज ने यह तय किया कि इस गाड़ियों की फैसला सिक्का उछाल कर किया जाएगा कि किसके हिस्से में सुनहरी गाड़ी आएगी और किसके हिस्से में रुपहली गाड़ी। जब सिक्का खनखनाता हुआ अस्तबल के फर्श पर गिरा तो भारत की तरफ से मेजर कमांडर गोविंद सिंह उछल पड़े। भारत के पक्ष में सुनहरी गाड़ियों का फैसला भारत के पक्ष में हुआ था। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और हमारे ऐसे ही किस्सा सुनने के लिए आप हमारे चैनल वैभव कुमार सक्सेना को देखते रहिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।